नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में विजयनगर साम्राज्य को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना जिससे आपको क्लैरिटी मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे एक कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा किया गया था वर्ष 1336 ईस्वी में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूलर कौन था। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक था। अगर हम बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की पूरी विस्तार से, तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर चार अलग अलग वंशों के द्वारा रूल किया गया था। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश और सबसे अंतिम में अराविडु वंश। यहाँ से एक क्रम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि हम बात करें संगम वंशीय शासकों के क्रम के विषय में, तो सबसे पहला आपका आता है हरिहर। हरिहर के द्वारा सबसे पहले रूल किया जाता है। इसके बाद बुक्का आता है, इसके बाद हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और सबसे अंतिम में आता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय के समय में ही सालू नरसिंह के द्वारा एक नए वंश की नींव रखी जाती है जिसका नाम है सालू वंश। इसके बाद जो है सालू नरसिंह के बाद इमादुद्दीन नरसिंह आता है और फिर इमादुद्दीन नरसिंह के कार्यकाल में तुलु वंश का नींव रखा जाता है वीर नरसिंह के द्वारा। और वीर नरसिंह के बाद जो है फिर कृष्णदेव राय आता है जो कि पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय के बाद आता है अच्युत राय, उसके बाद सबसे अंतिम में आता है सदाशिव। सदाशिव के समय में ही 1565 में राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या होती है कि एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम होता है अराविडु वंश। इसके संस्थापक थे तिरुमल। तिरुमल के बाद फिर वेंकट द्वितीय आता है और सबसे अंतिम में आता है श्रीरंग तृतीय। तो ये तो क्रम हो गया दोस्तों। अब हम एक एक करके सभी के विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संगम वंशीय शासक हरिहर के विषय में। यदि हम बात करें हरिहर के विषय में, तो ये संगम वंश का संस्थापक था। इन्होंने सबसे पहले अपना राजधानी ऐनीगुंडी को बनाया था। उसके बाद फिर बनाया था विजयनगर को। इसके बाद कई सारे शासकों ने जब रूल किया तो उन्होंने अलग अलग राजधानियां बनाया हुआ था, जैसे कि किसी ने हम्पी को बनाया, किसी ने पेनुकोंडा को और किसी ने चंद्रगिरी को। ये बात ध्यान रखने की है यहाँ पर कि सारे राजधानी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थे। इनकी भाषा तेलुगु रही है। इन्होंने होसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। आगे यदि हम बात करें तो इसके शासनकाल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अंततः 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बुक्का जो है राजा बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं बुक्का के विषय में। इसकी गणना एक महान योद्धा एवं विजेता के रूप में की जाती है। इसने मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया और इसे उपाधि मिला हुआ था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का के बाद एक नया शासक बनता है जिसका नाम है हरिहर द्वितीय। तो 1377 ईस्वी में हरिहर द्वितीय राजा बना। इसके समय में साम्राज्य की सीमा में और ज़्यादा विस्तार हुआ, जैसे कि कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, यहाँ तक कि गोवा को भी अपने साम्राज्य में मिलाया था। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसे राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त इसे राजव्यास या फिर कहे तो राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। हरिहर द्वितीय के बाद जो है राज्य की शक्ति कमजोर पड़ गई और इसका मुख्य कारण आंतरिक संघर्ष माना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो अगला शासक बनता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके नहरें निकाला था। इसी के कार्यकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया हुआ था। तेलुगु कवि श्रीनाथ को इन्होंने प्राश्रय दिया और फिर श्रीनाथ के द्वारा जो है एक नई पुस्तक की रचना किया गया था जिसका नाम था हरिविलास। आगे यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही सेना में घोड़े के महत्व को समझा था। उन्होंने अरब और फ्रांसीसी देशों से जो है घोड़ा को आयात करना शुरू कर दिया था। देवरा के बाद जो है देवराय द्वितीय शासक बनता है। देवराय द्वितीय 1430 ईस्वी में शासक बनता है और इसका शासनकाल 1446 ईस्वी तक रहता है। देवराय द्वितीय ने राज्य की स्थिति को पुनः सुव्यवस्थित किया। उसने अपने राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार कृष्णा नदी तक किया। बहमनी साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति पर भी उन्होंने अंकुश लगाया। देवराय द्वितीय ने उड़ीसा के गजपति शासक को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। संगम वंश का सबसे अंतिम प्रभावशाली शासक जो है देवराय द्वितीय को माना जाता है। इसके मृत्यु के बाद जो अयोग्य शासक थे उसके समय में राज्य की स्थिति जो है पूर्ण रूप से दुर्बल हो चुकी थी। देवराय द्वितीय को गजवेटकर की उपाधि भी मिला हुआ था। आगे यदि बात करें तो इसके समय में फारस यानी कि ईरानी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के यात्रा पर आया हुआ था। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को
कवि सार्वभौम की उपाधि से विभूषित किया था। देवराज द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 1 में। वह वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था और जब श्रीनाथ ने उसके राजकवि डिंडीमा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उसने उसे यानी कि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्के से नहलाया। विजयनगर के उस शासक की पहचान करें। 4 विकल्प दिए गए थे, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय और विरूपाक्ष द्वितीय। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवराय द्वितीय। अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इसके समय में माहुयान जो कि एक चीनी यात्री था, वो भारत की यात्रा पर आया हुआ था। मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय शासक बनता है और इस संगम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद एक नए वंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है सालू वंश। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम विजय प्राप्त किया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं सालू वंश के विषय में। तो 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने, जो कि मूलतः विजयनगर साम्राज्य का एक सामंत हुआ करता था, विरूपाक्ष द्वितीय को हत्या कर दिया और इसके हत्या करने के बाद एक नए वंश की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है सालू वंश। सर्वप्रथम उसने आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ किया तथा विद्रोही तत्वों को राजसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। नरसिंह का युद्ध उड़ीसा के गजपति राजा पुरुषोत्तम के साथ भी हुआ जिसमें नरसिंह पराजित हुआ, लेकिन नरसिंह ने कर्नाटक के तुलु प्रदेश पर विजय प्राप्त कर लिया था। वह अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। आगे यदि हम बात करें तो अगला शासक बनता है इमादुद्दीन नरसिंह। इमादुद्दीन नरसिंह सालू वंश में सबसे अंतिम शासक होता है। इमादुद्दीन नरसिंह 1490 ईस्वी में दूसरा राजा बना। वह एक अल्प आयु का था। अब चूंकि एक कम आयु का था जिसके कारण से इसका संरक्षक बनता है सेनापति नरसानायक और इसी के हाथों में सारी शक्तियां होती है। अगर कहा जाए दोस्तों तो राजा के रूप में बेसिकली यही काम कर रहा था। इसने सफलतापूर्वक कई सारे युद्ध भी लड़ा था जैसे कि बीजापुर, बिदर, मदुरा, पांडिचेर, इन सभी के साथ युद्ध लड़ा था और उन सभी शासकों को पराजय भी किया था। उड़ीसा के गजपति राजा पर भी इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। इसी के कार्यकाल में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया हुआ था। सालू वंश के बाद एक नया वंश बनता है जिसका नाम होता है तुलु वंश और इसके संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह। तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। इसे भुजबल की उपाधि दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में सर्वाधिक प्रभावशाली वंश तुलु वंश को ही माना जाता है। अगर हम बात करें इस वंश के विषय में तो इसका कार्यकाल बेसिकली 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक रहा था। इसका यानी कि तुलु वंश का। वीर नरसिंह के बाद एक सबसे प्रतापी शासक बनता है जिसका नाम है कृष्णदेवराय और ये तुलु वंशीय शासक था। कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी में सत्ता में आता है और 1529 ईस्वी तक सत्ता में रहता है। ये न सिर्फ तुलु वंश बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे पराक्रमी और महान राजा माना जाता है। इसके समय में विजयनगर राज्य की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण से विजयनगर साम्राज्य को पूर्ण रूप से राजनीतिक स्थिति से कहे तो मजबूत कर चुका था। ये उसमें सैन्य और प्रशासनिक दोनों गुण विद्यमान थे। उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को युद्ध में परास्त करके मार डाला था और रायचूर और गुलबर्गा पर अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे यदि हम बात करें तो उड़ीसा के राजा के साथ उसके अनेक युद्ध भी हुए। अंत में दोनों में मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। बिदर और गोलकुंडा को भी उसने पराजित किया और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित किया था। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया, जन कल्याण संबंधी कार्य किया तथा कला और साहित्य के विकास में प्राश्रय भी दिया था। कृष्णदेवराय को 2 उपाधियां दिया गया था, पहला आंध्र भोज का और दूसरा यवन राज्य स्थापना आचार्य का। आगे यदि हम बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को तत्कालीन समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है। कृष्णदेवराय एक साहित्यकार भी था। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखा था जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अमुक्त मलयाद। इसे तेलुगु भाषा में लिखा गया था और जाम्बती कल्याणम इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त और भी थे जैसे कि सत्यवधु परिणय, उषा परिणय, पारसी प्रकाश। आगे यदि हम बात करें तो इसके समय में 2 महत्वपूर्ण यात्री आए हुए थे। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा आया हुआ था और सबसे अंतिम में आया था डोमिंगो पायस। ये भी पुर्तगाली यात्री ही था। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई सारे मंदिरें भी निर्माण किया था जिनमें 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक पहला तो है विठल स्वामी मंदिर और दूसरा चिदम्बरम मंदिर। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2017 में यूजीसी नेट के पेपर में,
बारबोसा लिखता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसका शासनकाल में राज्य सहिष्णु हुआ। 4 विकल्प दिए गए थे, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, राम राय और सदाशिव राय। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णदेव राय। आगे यदि हम बात करें तो कृष्णदेव राय के कार्यकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज भी रहा करते थे। अब ये अष्टदिग्गज कौन है? तो ये 8 महान विद्वान और कवि थे जिनमें से 2 महत्वपूर्ण है, एक तेनालीराम और दूसरा पेडाना। पेडाना तेलुगु और सांस्कृतिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कृष्णदेव राय के बाद एक नया शासक बनता है जिसका नाम है अच्युत राय। अच्युत राय को बाहरी शत्रुओं के साथ साथ राम राय इनसे भी संघर्ष करना पड़ा था जिसमें उसकी शक्ति जो है दुर्बल हो गई थी और इसका लाभ उठा करके बीजापुर उड़ीसा के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तूतीकोरिन पर पुर्तगालियों ने भी अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है सदाशिव शासक बनता है। 1542 ईस्वी में सदाशिव शासक बनता है और सदाशिव जो है तुलु वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। इसके समय में वास्तविक शक्ति जो है इसके प्रधानमंत्री और इसके सेनापति राम राय के हाथों में था। तालीकोटा या फिर कहे तो राक्षस का युद्ध सदाशिव के कार्यकाल में ही होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। इसमें एक ओर से विजयनगर होता है तो दूसरी ओर से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि बरार इस संघ में शामिल नहीं रहता है। अंततः यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं को हार मिलता है और इसके जो सेनापति है राम राय वो युद्ध भूमि में मारा जाता है। विजयी सेना ने हम्पी यानी कि विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और इस लड़ाई में विजयनगर सेना के 2 मुस्लिम कमांडर जो कि गिलानी भाई थे, इन्होंने विश्वासघात किया था जिसके कारण से ऐसा माना जाता है कि विजयनगर सेनाओं को हार हुआ था। इसके बाद सदाशिव ने कुछ समय के लिए पेनुकोंडा नामक स्थान पर जाकर के शरण लिया और इस लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया और बाद में जो है ये पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाता है। सदाशिव के बाद जो है अराविडु वंश का स्थापना होता है तिरुमल के द्वारा। इन्होंने कुछ वैसी खास गतिविधियां नहीं किया है, केवल इसके क्रम याद करना। तिरुमल के बाद जो है वेंकट द्वितीय आता है और फिर सबसे अंतिम में आता है श्रीरंग तृतीय। तो ये तो विजयनगर के शासकों के क्रम हो गए दोस्तों और इनकी विशेषताएं हो गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं इनकी प्रशासनिक कार्यों के विषय में। तो विजयनगर में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलन में था। राजा यानी कि राय शासन का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रधान हुआ करता था। राजतंत्र सामान्यतः वंशानुगत सिद्धांतों पर आधारित था। राजा सैनिक और असैनिक प्रशासन और न्याय का प्रधान हुआ करता था। विजयनगर के शासकों ने धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाई थी। राजा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को मनोनयन कर देता था जिससे उत्तराधिकारी संबंधी जो संघर्ष थे वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए राज परिषद या फिर कहे तो मंत्रिमंडल जैसी संस्थाएं होती थी और ये अत्यंत विस्तृत अवस्था में हुआ करती थी। आगे यदि हम बात करें तो राज परिषद और मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राजा को राज्य के नीति निर्धारण करने में सलाह देना हुआ करता था। राजा आवश्यकता अनुसार उनसे परामर्श भी करता था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उनकी सलाहों को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं हुआ करता था। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय जिसे रायसम कहा गया है जैसी संस्था का गठन किया गया था और यह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। राजा और परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करवाता था। ये महाप्रधान समस्त प्रशासन की व्यवस्था को देखरेख करता था। विजयनगर के शासकों ने न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया है। न्याय व्यवस्था का प्रधान अधिकारी स्वयं राजा हुआ करता था। गंभीर अपराधों के लिए ऐसा माना गया कि मृत्युदंड तक की सजा दी गई थी, लेकिन ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। आगे यदि हम बात करें तो राजकीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना के रखरखाव के लिए जाता था। सेना सामंती पद्धति पर आधारित थी। देवराय द्वितीय ने तुर्की सैनिकों को भर्ती कर अश्वरोही तीरंदाजों की एक विशिष्ट टुकड़ी का गठन भी किया हुआ था। पुर्तगालियों की सहायता से तोपखाना का विकास विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया, लेकिन ध्यान रखना कि जल सेना के गठन के ऊपर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। राजकीय आय का मुख्य साधन भूमि कर हुआ करता था और इसे शिष्ट या फिर कहे तो राय रेखा कहा जाता था। लगान वसूलने का कार्य 58 जैसे विभाग किया करते थे। लगान की राशि 1/3 से लेकर के 1/6 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हुआ करता था। सामान्य किसानों की तुलना में ब्राह्मण और मंदिरों से कम कर लिया जाता था। कर जो है बेसिकली वो नगद या फिर वस्तु दोनों तरीके से लिया जाता था। अब हम बात करते हैं आगे तो भूमि कर के अतिरिक्त चारागाहों, मकानों, उद्योगों, संपत्ति, व्यवसाय,
व्यापार पर से भी कर ली जाती थी, वैवाहिक और अन्य सामाजिक और सामुदायिक कर भी लिए जाते थे जो कि राज्य का एक आमदनी हुआ करता था। जुर्माना यानी कि अर्थदंड से भी राज्य को आमदनी होता था। लगान वसूली ठेकेदारी प्रथा पर की जाती थी, जिसके कारण से जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होता था और जनता जो है करों के बोझ में तली हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के विषय में। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई मंडलों में बांटा गया था। प्रांतपति जो है वो मंडल का प्रशासक हुआ करता था। इस पद पर राज परिवार के कोई सदस्य या फिर कहे तो विश्वास पात्र सैनिक हुआ करते थे। प्रांतीय गवर्नर को प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान की गई थी। केंद्रीय सरकार सामान्यतः उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रांतपति का मुख्य उत्तरदायित्व लगान की वसूली करवाना था और शांति व्यवस्था को कायम करना था। प्रांतपति के अतिरिक्त नायक या फिर कहे तो पालेगर जैसी संस्था भी प्रांतपति के रूप में कार्य किया करती थी और इसे जो है न्यायांकर व्यवस्था कहा जाता था। अब यदि हम न्यायांकर व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ें तो प्रांतपति के रूप में कार्य करने वाले नायक या फिर पालेगर सेनापति जो हैं वो इसमें काम किया करते थे। राजकीय सेवा के बदले इन्हें अम्बरम जो कि एक प्रकार की भूमि हुआ करती थी वो दी जाती थी और जो इसे ग्रहण करता था उसे अमर नायक कहा जाता था। इन्हें भी प्रांतपति के समान विस्तृत प्रशासनिक अधिकार और प्रशासनिक स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन प्रांतपति के समान राजा के प्रतिनिधि न होकर के ये एक सैनिक सामंत हुआ करते थे। इनकी पद जो है बाद में धीरे धीरे वंशानुगत बन गया था। न्यायांकर व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के सभी गुण और दोष मौजूद थे। इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक नया विभाग बनाया गया था जिसका नाम था महामंडलेश्वर। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 2 में नायक स्थानीय सैन्य प्रमुख होते थे जिन्हें विजयनगर में मुख्य राजनीतिक व्यक्ति माना जाता था। अब इसके बारे में यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। नायकों के पास विजयनगर राजा द्वारा दिए गए भूमि अधिकार थे, बिल्कुल सही है। नायक साम्राज्य की सभी भूमि के स्वामी होते थे, बिल्कुल सही है। वर्ष 1565 ईस्वी तक नायक विजयनगर के राजाओं के निर्णयों पर पूर्णतः निर्भर होते थे। इसके बाद उन्हें अर्ध स्वतंत्र अधिकार दिए गए, बिल्कुल सही है। जब आमरम के अंतर्गत विजयनगर का 75% राज्य था तो नायक अतिरिक्त सैन्य कार्यविधि के साथ सामंत के रूप में कार्य करते थे, बिल्कुल सही है। नायकों ने बहमनी राज्य के अफाकी और दखनी कुलीनों के साथ भी युद्ध किया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल ए, बी, सी और डी सही है। ए, बी, सी, डी ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2014 में विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी। द न्यायांकर सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था, सुल्तानों की युद्ध प्रणाली, सल्तनत विधि प्रणाली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था पर ही आधारित था। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 2 में यूजीसी नेट के पेपर में कि विजयनगर साम्राज्य में अश्व व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉर्स ट्रेड इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के शासक अश्वपति भी कहलाते थे, बिल्कुल सही है। अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदे जाते थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नूनिज ने दर्ज किया कि विजयनगर के शासकों द्वारा प्रति वर्ष 30,000 युद्ध के घोड़े खरीदे जाते थे, नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। विजयनगर शासकों ने अश्व प्रजनन एवं उनके रखरखाव को संरक्षण प्रदान किया था, नहीं, ये भी गलत है। कृष्णदेव राय ने अल्बुकर को अश्व पर नियंत्रण के बदले यहाँ तक कि ढेर सारा धन प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और ई केवल ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के क्रम के विषय में। ये क्रम को आप लोग जरूर याद करके रखना। सबसे निचले स्तर पे था उर जो कि ग्रामीण व्यवस्था का सारा देखभाल करता था। कई सारे ग्रामों के मिलाने के बाद जो है मेला ग्राम बनता था। मेला ग्राम के बाद जो है नाडु बनता था जिसे तहसील कह सकते हो, और कई सारे नाडु के बाद कोट्टम बनता था जिसे वेंथे कहा जाता था या फिर कहे तो आप आज के समय में जिला कह सकते हो। और कई सारे वेंथे को मिलाने के बाद मंडल बनता था जिसे प्रांत या फिर राज्य या फिर चावड़ी भी कहा जाता था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे छोटी इकाई उर हुआ करती थी। स्थानीय प्रशासन में सभा, महासभा और आयंगर की मुख्य भूमिका थी। सभा या फिर ग्राम सभा का कार्य ग्राम की भूमि, लगान की व्यवस्था, भूमि का दस्तावेजीकरण, दान देना, प्राकृतिक विपत्ति के समय राहत कार्य करना और स्थानीय मुकदमा का फैसला करना था। स्थानीय सभाओं की देखरेख के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था महानायकाचार्य। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था प्रशासनिक इकाई वेंथे निम्न में से किससे संबंधित है। ग्राम की अपेक्षा उच्च क्षेत्रीय प्रभाग,
अनेकों कृषि क्षेत्रों से युक्त भूभाग, पेरू की अपेक्षा उच्च क्षेत्रीय प्रभाग, या फिर नाडु की अपेक्षा उच्च क्षेत्रीय प्रभाग। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नाडु की अपेक्षा उच्च क्षेत्रीय प्रभाग था ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 2 में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी आयंगर अनुदान से संबंधित थे? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद के यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लेखित थी, इसे अभिलेखों में किन नामों से वर्णित किया गया है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ द विजयनगर एम्पायर रेफर टू एज अ पगोडा इन लेटर यूरोपियन अकाउंट्स was described by which name in inscription? वराह बिल्कुल सही है, गड़ियान ये भी सही है, हून ये भी सही है, फनम यहाँ पर नहीं होगा, तो केवल ए बी सी सही हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के समाज और उनकी संस्कृतियों के विषय में। तो इस समय दास प्रथा प्रचलन में था, दास प्रथा बिल्कुल थी। इस समय मनुष्यों को क्रय विक्रय किया जाता था, जिसे बेसवाक कहा गया है। सभी राजा धर्म सहिष्णु हुआ करते थे। देवदासी प्रथा भी प्रचलन में था। अभी देवदासी क्या होता है? तो मंदिरों में नृत्य करने वाली महिलाएं होती है, मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाएं या फिर लड़कियां हुआ करती थी ये। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। विधवाओं की स्थितियां इस समय दयनीय थी। बहु विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और वेश्यावृत्ति जैसी जो प्रचलन है वो मौजूद था। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्योहार महानवमी था और इनकी लिपि रही है नंदीनागढ़ी लिपि। आगे यदि हम बात करें तो विजयनगर के राजाओं ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया। इसलिए अनेक विद्वानों का मानना है कि विजयनगर हिंदू पुनरुत्थान का एक केंद्र था। व्यक्तिगत रूप से ये शिव और विष्णु के उपासक होते थे। इसके बावजूद भी जो है इन्होंने धर्म सहिष्णु नीतियां अपनाया हुआ था। सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के बावजूद तनाव मुक्त था। लोगों का जीवन स्तर सामान्यतः अच्छी थी। राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध था। विजयनगर आने वाले सभी विदेशी यात्रियों ने इस राज्य की संपन्नता की प्रशंसा भी किया हुआ है। कृषि, व्यापार, उद्योग इनके विकास से नगरीय जीवन में जो है विकास हुआ। ईरानी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर की राजधानी की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि यह संसार का सबसे अधिक भव्य नगर है, जबकि बरबोसा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र मानता है। आगे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 2 में राजा ऐसी स्वतंत्रता देते थे कि हर व्यक्ति अपने पंथ के अनुसार आवाजाही कर सकता था और उसके अनुसार जी भी सकता था, बिना किसी अपमान को झेले और बिना पूछताछ के, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी हो, मूर हो या फिर हिंदू। इनमें से किस यात्री ने विजयनगर के राजा के बारे में यह राय व्यक्त की? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा बरबोसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे यदि हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की नगरों की प्रशंसा करते हुए इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, नगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पर्वत शिखर तक पहुंचती हैं और उनके चरणों की घाटियां घेरे हुए हैं। इससे उसका विस्तार और भी अधिक बढ़ जाता है। अब्दुल रजाक का स्टेटमेंट है कि विजयनगर ऐसा है जिसका बराबर का दूसरा नगर पृथ्वी पर आंखों से ना देखा है और न ही कानों से सुना है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।